देखो हम लोग कल अभी से स्टार्ट किए थे भारतीय संसद के बारे में, जिसमें हम लोग संसद का गठन कैसे होता है, संसद का बेसिक परिचय बताए थे, उसी के बारे में बताए थे ना। तो रिमाइंड कर लीजिए, संसद का कितना अंग होता है, बोलिए। 3। कौन कौन सा? राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया गया था संसद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आपको कॉमन क्वेश्चंस बताया गया था कि जो आपका है संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, बोलिए। 79। तो उसमें एक पार्ट आपको बता दिया गया था कि किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरा भी क्लिप आपको दिया गया था, तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए। देखिए यही सब लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ था पहला नंबर में लिखा गया है ना कि संसद का गठन, संसद का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया है। देखो यहां नहीं बोल पाओगे तो घर में कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हमेशा देखो जीके जीएस कैसे पढ़ा जाता वो आपको पता नहीं है। जीके जीएस ऑल टाइम आपका अगर स्टोर रखना है तो पहले क्या होगा, बोलने का आदत डालिए, क्योंकि बोलिएगा तो कुछ दिमाग को हिट लगेगा, क्योंकि अननोन चीज आप जान रहे हैं, हर चीज नया नया चीज सीखने को मिलेगा जीके में। दूसरी नंबर बात, अगर आप जीके याद करते हैं ना तो उसको लिखिए, लिखने के बाद आपको 50% आएगा समझ में, सोचिए 50%। फिर दूसरा को जब बोलिएगा तो 75%, फिर उसके बाद लिखिएगा तब 100% काम करेगा। ये एपिसोड में चलता है, नहीं तो सोचिए कि हम एक बार खाली रट लें तो इधर रटते जाएगा, एक तरफ रटेंगे दूसरा तरफ सफा होते जाएगा, मैंने नीट एंड क्लीन होते चला जाएगा, और आपको ऐसा फीलिंग लगेगा एग्जाम का टाइम में कि नहीं हमको तो सब आता था, जब वही जो कंफ्यूजन ये कि ये कि ये, यही कंफ्यूजन में रहिएगा। तो कंफ्यूजन को जब आप स्टार्ट किए तो यहीं से दूर कीजिए, सही में आई बात। तो देखिए साउंड में बोलिए, अनुच्छेद 79 के बारे में किसमें बताया गया है? संसद का गठन। और 80 में किसके बारे में बताया गया है? राज्यसभा का संरचना। और 81 में किसके बारे में बताया गया है? लोकसभा की संरचना के बारे में। और अनुच्छेद 82 में किसके बारे में बताया गया है? पुनः संयोजन, मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद वो संसदीय क्षेत्र में डिसाइड होगा कि वहां पर लोकसभा का सीट वही रहना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी का अनुपात में संसदीय क्षेत्र का हमारा विभाजित होता है। आइए फिर उसके बाद 83 में क्या बताया गया? संसद के सदन की अवधि, कितनी अवधि तक वो संसद का सदन चल सकता है। फिर उसके बाद 84 में क्या बोला गया है? अर्हता मतलब होता है योग्यता, जो बताए थे ना, या क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या क्या हो सकती है। तो हम लोग अभी इसके अनुच्छेद के बारे में जानकारी ले रहे हैं, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा का कोई मेंबर बनेगा तो कैसे बनेगा, फिर लोकसभा के बारे में उसी प्रकार पढ़ेंगे, फिर लोकसभा और राज्यसभा में किस मेंबर को किस प्रकार अयोग्य ठहराया जाता है, फिर उसके बाद अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, उसी पर हम लोग क्रमबद्ध पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इसी के बीच हमारे महामहिम राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे, फिर उसके बाद 85 में तो यह मिट गया है। 86 में क्या लिखा गया है, बोलिए। तो राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 86 में बताया गया है। फिर राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण कौन सा अनुच्छेद में है? पीछे से बोलो। 87 में सदनों के संबंध में मंत्रियों के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? 88 के बारे में बताया गया है। इसका सेकेंड पार्ट भी आपको लिखाया गया था, लिख लीजिएगा, इससे मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है उसी को रिमाइंड कर लीजिए। अब देखिए संसद के पदाधिकारी के बारे में आपको पढ़ना है। पदाधिकारी मतलब वहां पर उपसभापति होंगे, फिर उसका लोकसभा अध्यक्ष होंगे, फिर उसके बाद जितने भी वो अधिकारी होंगे, तो किस अनुच्छेद में किस अधिकारी के बारे में बताया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो आपने कल लिख लिया था। तो हम पढ़ते जा रहे, केवल अनुच्छेद को आप लोग बोलते जाइएगा। तो राज्यसभा के सभापति और उस सभापति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 89 अनुच्छेद में बताया गया है। लिखो, नहीं लिखा हुआ है सब आप लोग के पास। फिर उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति के पद का रिक्त और त्यागपत्र और पद से हटाए जाने के वर्णन किस अनुच्छेद में बताया गया है? 90 में बताया गया है। फिर उसके बाद सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति और अन्य व्यक्ति की शक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है? 91 नंबर में बताया गया है।
फिर 92 में देखिए क्या बोला गया है, जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद पे हटाने के बारे में संकल्प और विचाराधीन किया जाएगा तो किस अनुच्छेद में बोला गया है, 92 अनुच्छेद में। तो ये जो सेक्शन चालू होगा उसमें संसद के पदाधिकारी के बारे में बताया गया है कि उसमें इसकी जो किस प्रकार सभापति को या उनके अधिकारी को हटाया जा सकता है या उसके बारे में बताया गया, हर आपके संविधान के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, जो आपका क्रमबद्ध कर से लिखा हुआ है और आप लोग कल लिख चुके थे। उसी प्रकार अगला एपिसोड है आपका, देखिए वहां पर सभापति था। अब देखिए लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, 90। तो 93 में किस अनुच्छेद के बारे में, किसके बारे में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद हमेशा रखिएगा ब्रेन में, ठीक है। तो 93 अनुच्छेद किसके बारे में बताया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लोकसभा के सदस्य या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रिक्त होगा या त्यागपत्र देना जाएगा या उसे हटाया जाएगा तो उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 94 अनुच्छेद में बताया गया है संविधान का। तो संविधान के 94 अनुच्छेद में क्या बताया गया है, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो, त्यागपत्र देना चाहे या उसे पद से हटाया जाना है तो वो कौन सा आर्टिकल का सहारा लेंगे, 94। तो ये दोनों नहीं भूलिएगा, एकदम ब्रेन में लोड होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार 95 के बारे में क्या बताया गया है, लोकसभा के उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करना, निर्वहन मतलब पालन करना, अनुपालन करेंगे तो वो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, संविधान के 95 अनुच्छेद में बताया गया है। फिर उसके बाद देखिए 96 नंबर अनुच्छेद में क्या बोला गया है, जब लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो और तब उसका पीठासीन नहीं होता तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्रमबद्ध किया गया है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसका डिटेलिंग आपका क्रम में आएगा, तो अगर याद रखिएगा तो वहां पर समझने में सुविधाएं होगी, ठीक है। चल रहे हैं हम लोग उसके बाद कार्यवाही का संचालन करना, उसके बाद आपका सदस्यों की योग्यता, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रिविजन कर लीजिए। देखिए कोई भी सदस्य को अयोग्यता हम ठहराएंगे, जैसे संसद का अध्यक्ष हो, कोई भी सदन का मेंबर्स हो, उसको अयोग्य ठहराया जाएगा। तो उसी के बारे में लिखा गया है, जब स्थान रिक्त होगा तो अनुच्छेद 101 के बारे में बताया गया है। फिर बोला गया संसद के सदस्यों के लिए निहर्ताएं मतलब डिस्क्वालीफाई अगर करवाना है तो कौन सा अनुच्छेद में बोलना पड़ेगा, 102 में। फिर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय, कोई भी है वो योग्य अयोग्य है उसका निर्णय करना है तो किस अनुच्छेद को पालन करके करना पड़ेगा, 103। उसी प्रकार 104 में अनुच्छेद 1999 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए पहले से आहर्त न होते हुए भी अतः निहत किए जाने वाले सदन में बैठने और मतदान करने पर दंड, आहर्त मतलब योग्यता, निहत मतलब जिसे डिस्क्वालीफाई जब होगा तो संसद के बारे में तो उसका अनुच्छेद बताया गया किसमें, 104 में। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ते रहिए क्योंकि वन टाइम याद नहीं होगा, तो ये सेक्शन को देखिए तब पढ़िए, ठीक है। और इसका डिटेल तो हम लोग आगे बढ़ के चलेंगे ही चलेंगे। चलिए आज का जो मेन टॉपिक है राज्यसभा, ठीक है। हम लोग पहले पढ़े संसद के बारे में, उसके बाद पढ़ने जा रहे राज्यसभा के बारे में, फिर पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, फिर थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में, फिर उसके बाद क्रमवत आगे सब चलेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा का जो पहले बताया गया था, राज्यसभा उच्च सदन होता है कि निम्न सदन, उच्च सदन बताया गया था कल आपको। आइए तो देखिए यहां पर भी वही लिखा हुआ है, यह संसद का उच्च सदन होता है। तो राज्यसभा संसद का कौन सा सदन होता है, उच्च सदन होता है। तो इसका मतलब हुआ जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है। मतलब अब थोड़ी सी यहां पर आइडिया लीजिए, राज्यसभा में जो मेंबर जाएंगे उसको कैसे चुनते हैं, वो होता है कि विधान सभा के द्वारा। जैसे सपोज दैट कि झारखंड, ठीक है, अब झारखंड में भी कुछ राज्यसभा के सीट निर्धारित होंगे, तो वहां पर जो मेंबर होगा तो झारखंड के जितने भी मेंबर होंगे उसका 1/3 से मल्टीप्लाई करके वो डिवाइड करके जाएगा। आगे बताएंगे इसके बारे में कि कैसे जाता है।
ठीक है, तो पहले अभी यहां समझिए बेसिक आइडिया कि राज्यसभा क्या होता है। तो पहला होता है राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, एक नंबर बात। राज्यसभा में कौन सा प्रतिनिधि जाएगा? राज्यों का प्रतिनिधि। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 81, 81 लमसम। तो उसमें से जो कुछ मेंबर 2 या 3 है शायद राज्यसभा का, तो उसमें से जैसे है शिबू सोरेन जो है राज्यसभा के सदस्यता ग्रहण किए है ना, तो वो कैसे गए? तो यहाँ के वोटिंग, विधायक के वोटिंग से ही वो अनुपात में बट के वहां जाते हैं वो। ठीक है, तो उसका डिटेलिंग में अभी कैलकुलेशन आगे सिखाएंगे। तो चलिए ये जो देखिए हमारा एग्जाम्पल का तौर पर ये संसद में ही राज्यसभा होता है। ठीक, तो राज्यसभा का आगे का एपिसोड देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा जिस प्रकार हमारा संसद का इतिहास रहा होगा उसी प्रकार राज्यसभा का भी इतिहास रहा होगा। तो राज्यसभा का इतिहास जो हमारा चालू होता है वो ब्रिटिश टाइम से ये भी चालू होता है। ठीक, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1900 कितना था? 35 था हमारा लागू था। तो वहीं से संसद का जब गठन हुआ तो ब्रिटिश टाइम से। तो इसीलिए देखिए लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो इतिहास है 1919 से ही मिलता है। ठीक है, और ब्रिटिश टाइम में इसे कहा जाता था? उच्च सदन कहा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ब्रिटिश टाइम में राज्यसभा को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। वही लिखा हुआ, ब्रिटिश टाइम में उच्च सदन बनाया गया था जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश टाइम में राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो अब उसमें फिर चेंज किया गया हमारा संविधान में। तो फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो 3 अगस्त 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया। किस सभा का? कब राज्यसभा का गठन किया गया? एकदम ये डेट को नहीं भूलिएगा, 3 अगस्त 1952 को। 3 अगस्त 1952 को हमारा देश जब आजाद हो गया तब राज्यसभा का गठन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब राज्यसभा का गठन होगा तो पक्का है कि ये ब्रिटिश का नाम चेंज होगा। ठीक है, तो वो डेट कब देखिए तो वही लिखा गया 23 अगस्त 1954 को। कब? 23 अगस्त 54 को। माने राज्यसभा के गठन 3 अगस्त 1952 होने के बाद 23 अगस्त 1954 को ब्रिटिश काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट से इसका नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ब्रिटिश काउंसिल ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके राज्यसभा कब कर दिया गया? तो डेट कब है? 23 अगस्त 54। और राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 52 को। ब्रिटिश टाइम में राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा में मुख्यमंत्री नहीं बैठते हैं। राज्यसभा में राज्य के द्वारा चुन करके राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। जैसे बता देते हैं, उसका फिर डिटेलिंग में भी बताएंगे। अगर उसका जानना चाहते तो देखिए इसका एग्जांपल बताएं, समझिए। देखो कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, समझिए। इसका कैलकुलेशन इस प्रकार किया जाता है। सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहे किसी भी स्टेट का, जैसे अभी बोले कि राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि वहां बनते हैं। तो सपोज दैट राज्य का प्रतिनिधि नेताजी, नेताजी विधायक ना होंगे या विधायक लोग से चुन के जाएंगे बीच से। तो सपोज दैट एग्जांपल के लॉ से जैसे आपको बताया क्या था, राज्यसभा के चुनाव के लिए देखिए राज्यों के विधायक हिस्सा लेते हैं। हर राज्य का विधायक, सपोज दैट कि आप झारखंड स्टेट बिलोंग देते हैं तो यहां पर राज्यसभा की जो सीटें होंगे शायद जितने भी होंगे 2-3, तो यहां से जो विधायक राज्यसभा में जाएंगे तो उसको यहीं पर उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कोई योग्य है। तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जाम्पल का तौर पर जैसे केरल राज्य का लिए एग्जाम्पल जिसमें कैलकुलेशन जी था। सपोज दैट मानिए कि केरल में राज्यसभा का 3 सीटें, कितना सीटें हैं एग्जाम्पल का तौर पर, और वहां पर विधानसभा के सीटों की संख्या है 140। कितना है? 140 है। अब वहां से हमको राज्यसभा में भेजना है। कहां का? कितना सीट के लिए? 3 सीट के लिए। तो उसका चुनाव राज्यसभा में नहीं होगा, उसका केरल के विधानसभा में ही चुनाव हो जाएगा। कैसे चुनाव होगा कि देखिए 140 सीट टोटल है आपका,
नेताजी सपोज कीजिए ये चुनाव में इनको जीतना चाह रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि हमें अभी राज्यसभा के सीट है 3, ठीक है, और वहां विधायक मतलब विधानसभा के सीटों की संख्या सपोज कीजिए है 140 है। तो इसका गणना कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? कैलकुलेशन ऐसे किया जाएगा, राज्यसभा के 3 सीटें हैं, तो इस 140 में 1 बढ़ा दिया जाता है, 3 और 1 4, तो 140 बटा में 4 तो कितना हो गया? 35 सीट हो गया। तो इसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है एक्स्ट्रा, 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36। तो मतलब अगर किसी भी मतलब एग्जाम्पल का तौर पर अगर ये केरल है, तो अगर यहां से कोई भी सदस्य अगर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहेगा, तो उस केरल के विधानसभा में उसे 36 लोगों का बहुमत पाना पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब अगर हम सपोज दैट खड़ा हो रहे हैं, तो अगर हम 140 टोटल मेंबर है वहां पर, तो 36 लोगों ने हमें बहुमत कर दिया तो हम सिलेक्टेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां 3 को नॉमिनेट करना है, मतलब 3 लोग को वहां जाएगा, क्योंकि वहां सीट की संख्या कितना है? 3 है, तो 3 लोग जाना है, तो हर मेंबर को 36 से कम नहीं 36 से ज्यादा लाना पड़ेगा, कम से कम 36 तभी वो नॉमिनेट होकर के वहां जाएंगे। हाँ समझ में आए? यही इसका कैलकुलेशन है, यही चीज आपको यहां पर लिख दी है कि जो आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वही सब बात लिखा गया था कि अगर 3 सीट है, जहां भी सोचो जितने भी सीट होगा उसका उस सीट से डिवाइड करेंगे, 1 बढ़ा करके डिवाइड करने के बाद जितना भी नंबर आएगा उसे फिर 1 जोड़ देंगे, तब उसके बाद उतना सीट आएगा उस विधायक को, तभी वो राज्यसभा का मेंबर बन पाएगा। ठीक है, चलिए हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। जैसे दे, नहीं समझी तो सिंपल सा एग्जांपल समझो, छोटा सा एग्जांपल, सपोज दैट इस क्लासरूम से, ठीक है, एग्जांपल के लिए 2 बच्चे को हमको भेजना है राज्यसभा में, माने हर कितना 6 साल के बाद सीट खाली होता है 1/3, ठीक है, तो 2 सदस्य को हमको भेजना है राज्यसभा में, ठीक, और हमारे क्लास में सपोज दैट कितने स्टूडेंट है? 39, कितना है? 39, एग्जाम्पल के तौर पर 39 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 2 को ही भेजना है, तो कैसे कैलकुलेशन होगा? 39 में 2 + 1 जोड़ देंगे, तो 39/3 कितना हो गया? 13 मेंबर बचा। अब एक अपना मन से जोड़ेंगे, 13 + 1 कितना हो गया? 14। मतलब ये 2 स्टूडेंट को, अगर 1 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट 2 को भेजना है, तो प्रत्येक को 14 का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। 14 लोग केवल चाहिए उसको। सपोज दैट 14 लोग आपको कर दिए समर्थन में, तो आप चले जाएंगे वहां पर। हाँ, टोटल 39 में ही करेगा, तो इसीलिए समझ में आए, 39 में आप सेटिंग कर लीजिए, हो सकता है कोई विपक्ष वाला रहा, तो देखते हैं जब विधानसभा जब होगा राज्यसभा का चुनाव, तो सबको मिलता है सांत्वना कि नहीं आप हमारे फेवर में दी, यहां तो लड़ रहे ना, वहां से भेजिए राज्य से, क्योंकि ये राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा राज्यसभा में। सही मानी बंदा। और लोकसभा में क्या होता है? संसद का प्रतिनिधि करता है व्यक्ति का, ये राज्य के बारे में आपको वो राज्यसभा में बात रखेगी। ठीक है, तो झारखंड से हमारे हेमंत शिबू सोरेन जी गए हुए हैं, ठीक है, तो कहने का सेंस वो हुआ कि कहने का मतलब 39 में अगर आपको कोई 14 लोग को बहुमत 14 लोग दे दिया तो आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 है, देखो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 3 को तो होगा नहीं, 14 दूना 28, तो मतलब 28 जो होगा अपना समर्थन के, कोई होता है नहीं देता है, कोई देता है, तो इसीलिए इस कंडीशन पर काम करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देखो ये जो हमारा था, ये जो आपका राज्यसभा बोले या लोकसभा, पहले का ये स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार से हमारा हुआ करता था। अध्यक्ष आपके वहां विराजमान होते थे, पीठासीन अधिकारी इधर बैठे थे, मेंबर्स इधर बैठे रहते थे। ठीक है, इसके बाद अगली कड़ी में देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग पढ़े भी अभी है। अब राज्यसभा जब बनेगा तो किसी का संविधान के नियम का पालन करके बनेगा, किसी अनुच्छेद के तहत इसको बनाया जाएगा। तो देखिए राज्यसभा को जो संरचना किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 80 और 79 संसद का गठन। पहले बोले थे ना, तीनों नहीं भूलना है। तो राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। ठीक,
अब आपको कल ही बताया गया था कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 लिखा गया है। उस 250 के अंतर्गत में राज्यसभा से कितने चुने जाते हैं? राज्य से 238 जो आपका नॉमिनेट होकर के जाएंगे, चुन के जाएंगे और राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। और 12 ऐसे सदस्य होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब बताया गया था ना 338 और 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका, सॉरी 238 प्लस 12 जोड़ देंगे तो आएगा 250 जो अधिकतम है। तो आपका जो होता है 238 निर्वाचित होके जाएंगे, चुन करके जाएंगे और 12 ऐसे सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और वो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होंगे उसे किसी किसी फील्ड में अपनी योग्यता महारत होना चाहिए। मोटी भाषा में वो क्या क्या क्षेत्र है? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान होना चाहिए। वो देश के लिए कुछ काम करने किए हो और उसके देश में अपना ओहदा हो, वे सभी लोग को लिए राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने मेंबर को? 12। और लोकसभा में कितना मेंबर को? 2। भूल जाते हैं, एंग्लो इंडियन वही तो। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ठीक है, चलिए देखिए अब इस चीज को देखिएगा ध्यान से। हम लोग अभी पहले किए गए पढ़े कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अरे भूल जाता है 250, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। ठीक है, यहां हिंट्स भी आप लोग को लिख दिए कि बोले कम से कम। तो जब वर्तमान में हमारा सीटों की संख्या राज्यसभा में कितना है? 245 बताई गई है। तो जब 245 गया तो उसमें चुन के भी कम जाएगा। तो देखिए चुन के जाने वाले सदस्यों की संख्या 2 भाग में बटा हुआ है। कैसे? ये 245 में राज्य द्वारा भी चुन के जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भी चुन के जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भी चुन के जाते हैं। तो राज्य के द्वारा जो चुन के जाएंगे कितना सदस्य जाएंगे? 229 सदस्य जो होगा है, शायद बोलता नहीं है। इस सोफा सेट लगा लिया ऐसे बैठे तो कहानी सुनाए, नामकरण कर देंगे तो सोचो कितना फेमस हो जाओगे। हाँ नहीं पढ़ता था विद्यार्थी, कहानी है ना, वो जब भी आता था ना तो उसको साइड बैठने बोले नहीं, उसको चाहिए लद के हेल्दी तो मोटा तगड़ा। हाँ वो ब्रांच में जाता था तो जब भी बैठ गया अगर इधर तो देखेगा ऐसे, हाँ कहाँ कोई जगह नहीं मिल रहा तो बोलता है भाई थोड़ा हटेगा हमके जाने। काहे? वो आता था हमेशा लेट से, तो जब लेट से आता था तो उसको साइड में मिलेगा बैठने के लिए। तो बोलता सर पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा हमको। तो बोले कहा, तब वो जाके लड़ जाता था दीवार। तो बोला हाँ सर अब ठीक लग रहा है, मतलब अपना वजन दीवार पर देना उसको जरूरी होता था। तो वही चीज है, तो समझिए बात को। तो देख लीजिए जो वर्तमान में है तो ये जान लीजिए कि हमारा जो होता है राज्यसभा में नामित सदस्य 2 राज्य से जाते हैं, एक राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश से। तो वर्तमान में जो हमारा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 245 है। उसमें राज्य के द्वारा जो चुन के जाएंगे कितना जाएंगे? 229। और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुन के जाएंगे कितना? 4 यूनियन टेरिटरीज, जिसको बताया गया, जिसमें दिल्ली से कितना बताया गया था और इसका एक पुडुचेरी से कितना? 1 बताया गया था। तो देखिए ये तो आपका वर्तमान की स्थिति है। तो चाहे कुछ भी रहो, अधिकतम रहे या वर्तमान में, वो आपका ये सीट यहां कमेगा, लेकिन राज्य के राष्ट्रपति के द्वारा जो चुन के जाएंगे वो फिक्स है। कितना है? 12। मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत अधिकतम हो या वर्तमान हो, जितना अधिकतम में चुन के जाते थे वर्तमान में भी उतना ही चुन के जाएंगे। तो अधिकतम में कितना चुन के जाते थे? 12। और वर्तमान में भी कितना चुन के जाएंगे? वो क्या क्या क्षेत्र होना चाहिए? कला होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए, यही सभी क्षेत्र बताया गया ना। ठीक है, अब इसके बाद के बारे के ध्यान से सुनो जो आपको शुरू में बताया। जब भी राज्यसभा से कोई भी सदस्य को मेंबरशिप बनाया जाता है तो वहां पर कितने सीटों की संख्या होती है वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ती है। जैसे सपोज दैट अभी किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है, एग्जांपल के तौर पर समझिए, तो यहां पर अभी रेशियो बनाया गया 2, मतलब 2 उस राज्य से जाएंगे चुन करके राज्यसभा में। लेकिन अगर सपोज करो 10 से बढ़ गया 15 लाख,
तो जब 15 लाख बन जाएगी तो फिर इसका राज्यसभा के सीटों की संख्या क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी रेशियो में वो बढ़ के जाएगा। तो सपोज करो 10 लाख पर 2 बढ़ रहा था, तो 15 लाख पर कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा आपका। तो इसीलिए बोला गया राज्यसभा हो चाहे संसद हो, लोकसभा हो, वहां पर सीटों का जो आवंटन, बंटवारा होता, विभाजन किया जाता है या वृद्धि किया जाता है, वो जनसंख्या पर निर्भर करती थी। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा सबसे अहम पॉइंट को समझिए, पहले जब राज्यसभा में कोई भी सदस्य जाते थे, ठीक है, तो उसका कंडीशन होता था उस राज्य के उस क्षेत्र से होना चाहिए। राज्य से होने का नहीं मतलब सपोज दैट कि अगर कोई झारखंड से चुनाव राज्यसभा का सीट लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति बिहार का हो जाता था, नहीं होना चाहिए था। वो राज्य उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए था। पहले हमारा संविधान में यह मेंशन किया गया था कि जो भी व्यक्ति जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा वो वहीं का मूल निवासी होना चाहिए था, दूसरे राज्य का नहीं। लेकिन 2003 में यह संशोधन नियम को बदल दिया गया और उसमें कर दिया कि वो किसी भी राज्य का मूल निवासी हो सकता है। सपोज दैट कि जैसे झारखंड के लिए राज्यसभा का मेंबर को भेजना है राज्यसभा चुनाव के लिए, तो अगर राज्यसभा का यहां का सदस्य नहीं है, बिहार का भी आएगा, यहां से लड़ेगा, तो वो जा सकता है। लेकिन पहले हमारा यह प्रावधान में नहीं था। पहले यह सिस्टम बनाया गया था कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, वहीं का वो उसका पूरा निवास होना चाहिए। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब वो सिस्टम कहां कर दिया, वो 2003 में ये सिस्टम को बदल दिया। अब वो किसी राज्य का किसी भी राज्य में जाकर के वो चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा का। समझ में आई बात? तो देखिए आगे वही लिखा रहेगा कि राज्यसभा के लिए राज्य एवं संघ क्षेत्र के सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता था। इसके लिए अधिकतम जनसंख्या वालों के राज्यों के लिए अधिकतम प्रतिनिधि और कम जनसंख्या वाला राज्यों के लिए कम प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। तो ये बताया गया ना कि जनसंख्या के आधार पर सीट का बंटवारा होता था। इसके बाद इसके बारे में बताया गया है, आगे की स्टोरी के बारे में देखिए। अच्छा, इसका एक और बात बताया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर राज्यसभा में किस राज्य में कितना सीट है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दो, कि वर्तमान में राज्यसभा के में अधिकतम सीटों की संख्या किस राज्य में है। तो राज्य देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सबसे ज्यादा सीट की संख्या है। और दूसरा नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। और आपका भी देखिए बताए थे ना, दिल्ली से कितना चुन के जाते हैं, 3, और पुडुचेरी से 1। समाई बात। तो आपसे बोला जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश से कुल कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कितना बोलिएगा, टोटल कितना है, अरे 4 ही है ना, केंद्र शासित से टोटल 4। ये 3 दिख रहा है, एक कहां चला गया, पुडुचेरी तो है, तो उसमें छोड़िए ना, आपको तो बता रहे हैं। हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ बोलना है बोलो। राज्यसभा का गठन आपको बताए ना, राज्यसभा का गठन जो होता है उस राज्य के विधानसभा में चुन करके जाता है। अभी तो वही तो एग्जांपल दे रहे थे कि सपोज दैट कि जैसे अभी एग्जांपल लिए केरल में, केरल के एग्जांपल में राज्यसभा का 3 गो सीट है, ठीक, तो उसका चुनाव वहीं पर होगा, विधानसभा में ही चुनाव होगा, वहीं से चुन जाएगा तो वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे मेंबर। समझ में आए? तो उसी राज्य से चुन के जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा का मतलब हुआ राज्य का प्रतिनिधि। राज्यसभा संसद में होता है, 2 सदन बताए ना, संसद का 2 सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, तो वहीं पर होता है उसकी बैठक। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? देखो बैठक दिल्ली में है। अब बताओ, तो मैंने काल वाला इसीलिए ना बोले खा गया, ये नहीं समझ। मैंने संसद कहाँ है, संसद भवन कौन सा जगह में है? हाँ, तो दिल्ली है तो बैठेगा। आप पढ़ने आए मंगलम कोचिंग सेंटर में, तो मंगलम में पढ़ाई कीजिएगा कि दूसरे जगह चल जाइएगा? नहीं, बैठक राज्य में नहीं, राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा वो, जा करके राज्य की समस्याओं को वो रखेगा राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में जाकर के वो रखेगा। वो तो विधानसभा आते हैं ना, हर राज्य में क्या होता है, विधानसभा होता है, विधायक लोग बैठा रहता है। मोटा भाषा में विधायक लोग चुनता है राज्यसभा के सदस्य को। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझो बोलो, इसमें कोई धड़क नहीं। चलिए, तो ये जो आपको बताया जा रहा था, याद रखिएगा 2,
कि राज्यसभा के सबसे अधिक सीटों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कितना? 31। दूसरा स्थान पर कितना है? 19। और उसके बाद लास्ट का बाकी सभी में है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा में एक एक। ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 2 ही ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जहां से राज्यसभा के सदस्य चुन के जाते हैं राज्यसभा में। तो वो कौन कौन सा है? दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली से कितना चुन के जाते हैं? 3। और पुडुचेरी से तो टोटल कितने हो गए? 4। ये नहीं भूलना। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आइए देखिए, जो आपको अभी बताएं कि किसी भी राज्य से पहले क्या था, सिस्टम आपका बना हुआ था, बताए थे ना कि राज्य का प्रतिनिधि, जो राज्यसभा का प्रतिनिधि मेंबर जो होता है वो राज्य का प्रतिनिधि होता है। तो पहले जब ये अधिनियम नहीं बना हुआ था, जो 1951 अधिनियम में ये किया गया था कि किसी भी राज्य के निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये जो अधिनियम बनाया गया था 1951 में बनाया गया था। तो अधिनियम 1951 के तहत यह बताया गया था कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक, लेकिन बाद में इस अधिनियम में परिवर्तन कर दिया। वो परिवर्तन कब किया? 2003 में। तो वही बताया गया कि 2003 में संसद द्वारा इस नियम को परिवर्तन करते हुए यह अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई कि अब जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनेगा उस राज्य का होना अनिवार्य नहीं है। वो किसी भी राज्य में जाकर के वो राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो वही चीज लिखा गया है 2003 में संसद में नियम में परिवर्तन करते हुए अनिवार्यता समाप्ति कर दी गई और राज्यसभा के निर्वाचन। और दूसरा इसमें और चेंज किया, पहले गुप्त मतदान होता था गुप्त रूप से, लेकिन अब खुला में मतदान, मतलब आप एक चुनाव की तरह वोटिंग करेंगे। समझ आई बात? तो ये था। तो ये अधिनियम को नहीं भूलिएगा कि पहले कौन सा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है वो उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। और 2003 में इस अधिनियम तो बोला जाएगा जो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को कब समाप्त कर दिया गया? कब? 2003 में समाप्त कर दिया गया। समझ में आई बात? चलिए, हाँ, वोट मिलता है तो मिलता है, दुर्भाग्य झारखंड का है। सपोज दैट कि देखो कैसे वोटिंग करेगा, हर राज्य में अपनी अपनी पार्टी रहता है। तो जिस पार्टी की बहुलता ज्यादा हो गई, मान लीजिए कि यहां पर 1-2 तरह का पार्टी, नाम तो नहीं ले सकते हैं, जितने भी पार्टी सपोज करो XY पार्टी है, XYZ, ठीक, अगर उसको 36 वोट चाहिए, कितना वोट चाहिए? 36 वोट चाहिए। और ये पार्टी के पास है 50 वोट, इसके पास है 70 वोट और इसके पास है 5 वोट। तो क्या इन दोनों पार्टी अपना मेंबर को राज्यसभा बना सकता है? ना बना देगा। ये अपने पार्टी को बोलेगा, वोट नहीं देगा, काहे नहीं देगा? तो नहीं देगा तो समझते हैं ना, पढ़ाए ना कि सांसद का सदस्यता भी और विधायक का सदस्यता भी खत्म हो सकता है, क्योंकि उस पार्टी से वो दल बदल कानून अधिनियम के द्वारा बताएंगे आगे। तो काहे नहीं वोट करेगा? अपना पार्टी है। समझ हमारी बात ना? तो इसीलिए करेगा। मान लो कि सपोज दैट ये एक्स नाम का पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, और एक्स नाम का पार्टी का झारखंड में भी बहुलता है, तो क्या ये अपना पार्टी को वोट नहीं करेगा? आ जाओ यूपी से खड़ा हो जाओ। सही माने ना? राज्यसभा का सदस्य भेजा गया था ना बिहार से, कौन? क्या नीतीश जी का कौन थे, कोई बने थे, झारखंड से ही नॉमिनेट किया गया था ना, उनको सदस्य बनाया गया था। तो चलिए वो सभी बातें बाद में। आइए अपने टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ना है। देखिए ये राज्यसभा पुराना स्ट्रक्चर लगा हुआ है संसद का, और ये पुराना स्ट्रक्चर आपका है राज्यसभा मानिए या लोकसभा, सेम आकार है। अब जो सबसे ये पुराना है, पुराना संसद का आकृति गोलाकार है, अभी नया का त्रिभुजाकार है। कल दिखाए थे, नहीं समझी थी? चलो नहीं समझी तो फिर समझ लेना, फोटो वहां है। चलिए आइए, तो पहला नंबर इसमें पॉइंट है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई मतलब इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, चाहे किसी भी आपदा की स्थिति हो जाए, इसे भंग नहीं होगा। सही में आई बात? तो वही पहला नंबर पूछा गया है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है?
नहीं किया जा सकता है। और देख लीजिए वही लिखा है, जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्यता का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 साल। तो राज्यसभा का जो मेंबर बनेगा उसकी कार्य अवधि कितने साल की होगी? 6 साल। और लोकसभा के बनेंगे तो उसकी कार्य अवधि 5 साल। समझ में आ रही बात? 1 साल ज्यादा होता है। अब देखिए इसकी जो सदस्यता बनेगी उसका 1/3 सदस्य, मतलब जितने भी अभी बताएं वर्तमान में कितने हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है? बोलो 245 है ना। तो 245 का 1/3 मतलब 1/3। तो कितना हो गया आपका? 8। और ये कटेगा नहीं लमसम, मतलब लगभग 81 से 82 का आसपास में। तो 81 से 82 का जो आसपास होगा, हर साल 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। मतलब अब मैं समझिए 81 सदस्य हर साल रिटायर, 2 साल के बाद रिटायर होंगे, तो हर 2 साल के बाद चुनाव होगा वहां पर राज्यसभा मेंबर के लिए। समझ में आई बात? तो इसीलिए बोला गया, देखिए लिखा गया है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर्ड, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो फिर हाँ बोलो 6 वर्ष। जैसे सपोज दैट आप, ये तो कभी भंग नहीं होता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल, ये क्लासरूम के लिए आप, कोई बच्चा हमसे 6 साल पहले से पढ़ रहा है, आज उसका 6 साल खत्म हो गया तो बच्चा चला गया और बाकी सब बच्चा तो बचे रहे। हाँ, तो 2 वर्ष के बाद सपोज दैट कि हर 2 वर्ष के बाद उसका चुनाव ऐसे हुआ, सपोज दैट कि 6 साल तक आप बहुत, हर मेंबर का तो 6 साल के बाद खत्म होगा। ये तो पूरा कितना सदस्य बताएं? 200। तो 245 में 81 को ना खत्म हुआ। सपोज दैट कि जितने मेंबर्स थे उसमें 81 मेंबर का 6 साल पूरा हो गया 2 साल आने पर। सपोज करो 2024 में 81 मेंबर ऐसा था जिसका 6 साल पूरा हो गया इधर, तो उसका इलेक्शन नया होगा, चुनाव। ठीक। फिर 2024 से 2026 तक जब हम पहुंचेंगे तो फिर जो पीछे से आ रहा है उसका मतलब क्या हो गया? 6 साल पूरा हो गया। फिर उसका 2026 में पूरा हो गया, तो फिर उसका 81 मेंबर फिर चुनाव होगा। कौन से सही मारी है ना? इसीलिए इसको बोला गया यह अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। तो लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन है, इसीलिए हर 5 वर्ष के बाद पूरा डिसॉल्व, खत्म, फिर पूरा का चुनाव। समझे? इसका नया नहीं, जितना घटा डाल दो, जितना घटा एंट्री कर दो, ये चलते रहता है हमेशा। कौन सा सही मारी है ना? आया समझ में जो बताएं? तो 2 साल मतलब हर 2 साल में 81 खत्म ना, बाकी तो मेंबर तो रहता ही है। फिर उसके बाद फिल किया, फिर अगले किसी का कोटा हुआ। ठीक है, आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये आपको समझ में आया, इसको याद रखना। क्वेश्चन ये आपका पहले नंबर क्वेश्चन हिट करेगा कि राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई सदन है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का? 5 की 6? 5 वर्ष किसका कार्यकाल? लोकसभा का। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति बोलने का अध्यक्ष यही होता है। तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, जो राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति बना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, हाँ सॉरी जगदीश बोल रहे हैं, जगदीश धनखड़। समझे? वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीश धनखड़ और राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी जो हमारे होंगे राज्यसभा के सभापति कौन बनेंगे? जगदीश धनखड़ होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना? देखो उसके बाद क्या बोला गया है, वही चीज जो आपका नीचे में लाइन लिखा हुआ है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करता है। तो जब यहां पर सपोज दैट कि सभापति नहीं रहेंगे तो वहां तो उपसभापति काम करना पड़ेगा। तो उपसभापति कैसे चुना जाता है? जितने भी राज्यसभा के मेंबर होंगे उसी में से किसी एक को चुन लिया जाएगा 6 वर्ष के लिए।
ठीक है, क्यों 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा? क्योंकि इसका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6, इसीलिए 6 साल के लिए चुना जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होने वाला है, 6 वर्ष तक चले, फिर उनका सेवानिवृत्त हो देंगे, फिर 6 साल जो रहेगा उन मेंबर को चुनेंगे। सही माई बात। लेकिन आपका जो सभापति कौन बनते हैं? हमारा देश का उपराष्ट्रपति। और उस वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम जगदीश धनखड़, नहीं भूलिएगा, हाँ धनखड़। ठीक है, देखो नाम में कुछ नहीं है, काम में छिपा हुआ है। इससे पहले वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, आइए, तो उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा गया है कि मंत्री परिषद राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्री परिषद, समझ गए? ये मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद वो होता है जो राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग करने वाले मंत्री, कार्यकारी को। राष्ट्रपति तो अपने काम नहीं करेंगे, उसके कार्य करने के लिए सभी होता है, उसी को बोला जाता है मंत्री परिषद। तो इसीलिए मंत्री जो परिषद होते हैं वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समझ आई बात? तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कहीं पूछेगा तो बता दीजिएगा कि मंत्री परिषद राज्यसभा के नहीं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। मंत्री परिषद के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो पूरी विस्तार से समझेंगे। ठीक है, इतनी अभी आइडिया रखिए। उसके बाद देखिए, केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। वही बताएं, जो राज्यसभा का मेंबर बनना है उसको 2/3 बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वो राज्यसभा का मेंबर्स बन सकता है। आइए इसके बाद का कड़ी को देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक सुने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छा से समझना। धन विधेयक का कहानी क्या है? राज्यसभा में केवल उसको भेजा जा सकता है। ठीक है, भेजा जाएगा राज्यसभा में, धन लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है धन विधेयक पास कराने के लिए। तो जब लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाएगा तो उसे वो ना तो अस्वीकार कर सकता है, मतलब उसको बोलेगा कि नहीं हम नहीं लेंगे, उसको लेना भी पड़ेगा। अगर उस पर वो कोई निर्णय भी नहीं दे पाएगा तो 14 दिन का उसको मोहलत मिलता है। कितना दिन का? 14 दिन का टाइम मिलेगा। 14 दिन तक अगर वो कुछ जवाब नहीं देगा तो उस विधेयक को स्वतः ही पारित समझ लिया जाएगा, मतलब मानो चाहे नहीं मानो ऑलरेडी वो पारित हो जाएगा। बोलो दिक्कत है रहा तो लग रहा बेचैनी टाइप का आपको, नहीं बोलिएगा कोई असुविधा होगा। समझ में आई बात? तो धन विधेयक जब राज्यसभा में जाता है तो वही बोला गया है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है कि क्या होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं वो कर सकता है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य भी नहीं होता है। वो सिफारिश करेगा तो लोकसभा मान भी सकता नहीं मान सकता, उससे बाउंडेशन नहीं है। और दूसरी बात है कि राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है कि आप 14 दिन में कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया, मानना है तो मानो, नहीं तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो धन विधेयक पास हो जाएगा। तो वही बोला गया राज्यसभा को कितने दिन का मोहलत मिलता है। यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जब राज्यसभा में धन विधेयक को भेजा जाता है तो उसे कितने समय का मोहलत मिलता है? 14 दिन का। एकदम नहीं भूलिएगा, लिखा रहेगा 12, 13, 14, 15, तो कितना दिन? 14 दिन का मोहलत मिलता है। यदि इस समय के विधेयक में वापस नहीं होता है और तो पारित समझा जाएगा और राज्यसभा में धन विधेयक ना तो स्वीकार कर सकती है ना उस पर कुछ चेंज भी कर सकती है, मतलब वो स्वीकार करे चाहे नहीं करे वो वहां पर आपका लोकसभा में क्या हो जाएगा? वो पारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि धन विधेयक लोकसभा में राज्यसभा में कितने दिन तक रह सकता है? 14 दिन तक। 14 दिन के तक उसको जवाब दे देना है 14 दिन के अंदर। ठीक है, आइए इसके बाद आगे, तो राष्ट्रपति जब आएंगे तो इनका भी जिम्मेवारी कल बताए थे, वो लोकसभा को जिस प्रकार संबोधित करती है तो राज्यसभा को भी संबोधित करेगी सत्र को। तो वही लिखा गया है कि राष्ट्रपति जब आएंगे तो राज्यसभा को कब कब वो संबोधित करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा के अधिवेशन को आहूत मतलब संबोधित कर सकती है। तो राष्ट्रपति वर्ष में राज्यसभा को कितनी बार संबोधित कर सकती है? 2 बार। याद रखिएगा कितनी बार? 2 बार संबोधित करेगी। कब? कि जब राज्यसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक में, जैसे ये साल में अब खत्म होने वाला है तो इस समय और फिर स्टार्ट होगा उस समय, मतलब एक साल में महामहिम राष्ट्रपति को राज्यसभा को संबोधित करने का कितनी बार अधिकार है? 2 बार, एक सत्र के प्रारंभ में और एक सत्र के अंत में।
समझ में आ गई बात? अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको हमेशा याद रखिए और इसको तोता का तरह रटना भी है। क्या रटना है? जैसे राज्यसभा के बारे में ही बताया गया, किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और कहां कहां से नहीं जाते हैं। तो मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारा यहां पर ही लिखा हुआ है, तो किस किस राज्य से चुनकर नहीं जाएंगे प्रतिनिधि, वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। कितना हो गया? 1 2 3 4 और 1 5 और 2 7, टोटल 7 से है ना हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश। तो 5 से चुन के नहीं जाते, केवल कितने से जाते हैं? 2 से। तो कहां कहां से आपका राज्यसभा के सदस्य चुनकर नहीं जाते हैं? बोलो। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। ये 5 जगह से आपका राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाएंगे। और जहां से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली से कितना चुन के जाएंगे? 3, पांडुचेरी से 1, इसी में बैठे रहेंगे कहीं पर। ठीक है, तो नौकरी चाकरी नहीं होगा तो नेताजी विधायक बन जाइएगा, तब विधायक बन जाइएगा तो वहां जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो विधायक ने विद्यार्थी जीवन पहले पढ़ाई कीजिए, समझ ये क्वेश्चन समझ में आएगी ना। तो इसको याद रखने का ट्रिक्स क्या है कि याद आप 2 रखिए, आगे अपने याद रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक राज्यसभा के ऐसे सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। जनरली आमतौर पर प्रधानमंत्री कैसे चुनते आते हैं? लोकसभा के चुनाव से, लोकसभा से ही ना चुन के जानते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी अवस्थाएं भी आई, कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया जो बीच बीच में राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन के गए हैं। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी जी का। किनका नाम? इंदिरा गांधी। ये राज्यसभा के सदस्य 1966 से 67 के बीच में थे। ये पहली ऐसी थी जो राज्यसभा के सदस्य होने के बाद वो मुख्य प्रधानमंत्री बनी। तो क्या पहला नाम किनका है? इंदिरा गांधी। समय अवधि 1966 से 1967। दूसरा नाम आता है एस.डी. देवगौड़ा। किनका नाम? एस.डी. ये भी राज्यसभा के सदस्य थे और ये प्रधानमंत्री बने। उनका क्या था समय? 1996 से 1997। अगला नाम था इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, जो उनका समय क्या था? 1997 से 1998। और अंतिम सदस्य थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2014 तक ये आपका राज्यसभा के मतलब सदस्य होते हुए भी ये भारत के प्रधानमंत्री बने। समझ में आई बात? तो याद इसको रखिएगा, रहेगा। कौन के कितने टोटल व्यक्ति हैं? 1 2 3 4। पहला नाम किसका? इंदिरा गांधी। दूसरा एस.डी. देवगौड़ा। तीसरा इंद्र कुमार गुजराल। चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर से बोलो, पहला इंदिरा गांधी, दूसरा एस.डी. देवगौड़ा, तीसरा इंद्र कुमार गुजराल, चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य ना होते भी राज्यसभा के सदस्य बनकर वो लोग कहां गए? भारत के प्रधानमंत्री बने। समझ में आई बात? आइए, नेताजी ये तो समझा दिए थे, आपको बता दिए थे ना कि कोई भी राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए। जरूरी है कि नहीं? नहीं, राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा लेकिन राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। किस अधिनियम के द्वारा? 2003 के जो संशोधन किया गया उसके अनुसार जो भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा वो उस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। जो आपका कैलकुलेशन करके पहले समझा दिए थे, एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे। 3 सीट रहेगा। अगर केरल के विधानसभा में एग्जाम्पल लिए कि 240 है, सॉरी 140 है, वो 140 में आप डिवाइड कीजिए, जितने भी राज्यसभा के सीटें होते हैं उसमें 1 बढ़ा करके तो हो जाएगा आपका 140 बटा में 4, तो हो जाएगी 35, उसमें 1 बढ़ा दिए 36। तो अगर ये माननीय नेताजी, अगर ये विधायक है, अगर ये सॉरी विधायक भी नहीं, अगर राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उस राज्य के कितने विधायक का बहुमत चाहिए इनको?
36 विधायक का बहुमत चाहिए, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए अब आइए, जब राज्यसभा का सदस्य मिल जाएगा तो सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए, फैसिलिटी मिलेगा ना। तो क्या क्या सुविधाएं देखिए। पहले फैसिलिटी, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो उसका हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए मिलेगी। 1 लाख रुपया सैलरी है उनका राज्यसभा के सदस्य का, ये तो मिलता ही है। दूसरा है कि अगर वो नहीं जाते हैं, वो घर में बैठ करके काम करेंगे तो हर दिन 2000 रुपया मिलेगा उनको। एक दिन में 2000 रुपया उनका दैनिक भत्ता है। तीसरी उनकी सुविधा है, अगर वो राज्यसभा के कार्य से कहीं यात्रा करते हैं तो उनका सारा खर्च सरकार वहन करेगी। राज्यसभा से कहीं दूसरा स्टेट जाना है, कहीं विदेश जाना है तो वो सरकार उसका वहन करेगी। सही में ये बात? चौथा, रिटायर जब हो जाएंगे तो उनका पेंशन भी मिलता रहेगा 25,000 रुपया महीना। तो 6 साल के बाद रिटायर तो हर महीना 25,000 मिलते रहेगा। कौन सा समझ में आई बात? तो सोचिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद मतलब ये हमारे राज्यसभा सदस्य की अगर मनती है, देखिए कितनी खुश लग रहे हैं। इसीलिए ना हाथ जोड़े कि हमको राज्यसभा बना दीजिए। हम तो अब जनरली राज्यसभा का सदस्य देखोगे वही होता है कि लास्ट उसका सन्यासी जीवन लास्ट टाइम में चलता है। कोई यंगस्टर को जल्दी देखते हैं नहीं, बहुत कम। अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी हमारा राज्यसभा का सदस्य बने हैं तो उनको 1 लाख रुपया तो आम बात है, वो तो ऐसे ही वो क्रिकेट से ज्यादा पैसा है। हाँ लड़ सकते तो लड़िए, तो लेकिन अपवादे में कोई लड़ता है देखे है नहीं, तो वो मतलब उस सब सिस्टम बना हुआ हमारा पॉलिटिक्स में कि किसको बनाना है। अब बेचारा बहुत सेवा किया है देश का, चलो राज्यसभा का सदस्य बना दो उसको, आखिरी में पैसा मिला है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उसकी सैलरी कितना प्रत्येक महीना का? इतना नहीं भूलना, नहीं तो भूल जाए, सैलरी भी पूछा जाता है। दूसरा, उसको जब आवास पर ड्यूटी करेंगे तो हर दिन का कितना मिलेगा भत्ता? 2000 मिलेगा हर दिन का। उसके बाद जब भी वो सरकारी कार्य से कहीं भी यात्रा करेंगे तो उसका खर्च का वहन कौन करेगी? सरकार देगी। और उसे रिटायर होने के बाद पेंशन कितना मिलता है हर महीना? 25,000 रुपया महीना मिलता है। तो इसी के साथ अभी तक जितने भी राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, सब कुछ आपको समझा दिया गया। तो समझ में आया? दिमाग में गया? कितना परसेंट गया? अरे कितना परसेंट गया? 30% गया। तो अभी जाते जाते दरवाजा खोलेंगे तो बाहर नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसको लिखेंगे कैसे? हाँ अच्छा, यूट्यूब पर तो चला ही गया वीडियो है ना, तो वहां से लिख लीजिएगा कोई। हाँ बोलो बोलो। हाँ जो भी तो वही बहाने तो कम से कम समझेंगे भी तो, ठीक है। पहले मेहनत कीजिए तब पीडीएफ देंगे। इसका बना दिए, मेरा हैंड रिटन लिखा हुआ है, मेरा हैंड रिटन लिखा हुआ है, ठीक है। वो आप कह कि हाथ से लिखे, क्योंकि हमको कलेक्शन सब करना पड़ता है ना, ठीक है। समझ में आई? तो जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।